हेलो फ्रेंड्स, प्रज्ञा स्मार्ट क्लास में आप लोगों का फिर स्वागत है। हम लोग अपनी नियामक ज्यामिति चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। पिछली क्लास में हमने आप लोगों को किन्हीं भी दो बिंदुओं द्वारा बनने वाली रेखा को अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक सीखे थे। आज हम लोगों को सीखना है यदि कोई बिंदु जो है किसी रेखा को बाह्य विभाजित करती है तो क्या होगा। क्वेश्चन भी लिख रखा हमने पहले से आपके लिए कि बिंदु P 4 Q -3 2 को बिंदु कोई O है 4:3 में इस बार बाह्य एक्सटर्नली बाइसेक्ट या इंटरसेक्ट करती है। बाइसेक्ट नहीं बोलना चाहिए, इंटरसेक्ट करे तो आपको इस O के निर्देशांक ज्ञात करके देने हैं। तो इसका चित्र कैसे बनाएंगे आप लोग। वैसे चित्र की कोई खास आवश्यकता होती नहीं, फिर भी समझाने के लिए हमें बनाना पड़ता है कि हमने मान लिया ये हमारा कोई बिंदु P है और ये हमारा कोई बिंदु Q है। इसके निर्देशांक हमने आपको x1 और y1 मानने को बोला था कल या पिछली क्लास में, और यहाँ पे x2 और y2 मानने को बोला था। ठीक है, अब इस बार हम लोगों को जो बिंदु O है वो इसको बाह्य विभाजित करेगा, अर्थात इसको हम लोग कहीं दूर और बाहर की ओर मानते हैं। ठीक है, और इसके निर्देशांक हम लोग क्या मान लेते हैं, केवल x और y, क्योंकि इसके निर्देशांक हमें चाहिए। तो इस बार आप लोग जो हमने कल आपको अंतः विभाजित में सीधे m और नहीं रख के दिए थे, तो आप ये मानेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी अनुपातिक रूप से यदि m है तो ये छोटी सी दूरी जो हम लोगों की O और Q वाली है वो केवल कितनी होगी, n होगी। ठीक है, तो इस वाली विधि के इस वाले आधार पर यदि क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसा चित्र बना के समझना होता है। और अब हम लोगों को जो x और y के मान चाहिए, हमने कल ही समझाया था कि पिछले वाले अंतः विभाजित वाले सूत्र में हम लोगों को सब जगह प्लस प्लस लगाना था, तो यहाँ पे हम लोग केवल माइनस माइनस लगाएंगे। तो जब आपको इसके x का मान चाहिए पड़ेगा तो आप क्या लिखेंगे, m x2 और यहाँ लिखेंगे माइनस और n x1 और अपॉन में m माइनस n। इसी प्रकार से जब आपको y के मान चाहिए पड़ेंगे तो आप लिखेंगे m by2 माइनस n by1 और अपॉन में m माइनस n। ये by1 ही लिखा है। तो कल हम लोगों ने जो अंतः विभाजित वाला सूत्र पढ़ा था पिछली क्लास में, उसमें यहाँ पे हम लोगों ने प्लस प्लस लगाए थे और यहाँ पे बाह्य विभाजित में हम लोग क्या लगाएंगे, माइनस माइनस। और कुछ खास नई जानकारी यहाँ पे नहीं आपको याद रखनी है। तो थोड़ा सा हम लोग मान रख लेते हैं कि हम लोगों को यहाँ पे x1 y1 को क्या मानना है। सो आप बोलेंगे सर हमें 4 और 1 मानना है। x2 y2 को हमें क्या मानना है, सो -3 और 2 मानना है। और यहाँ पे m का मान आपको कितना मानना है, 4, और n का मान कितना मानना है, 3 मानना है। अनुपातक होता है वैसे तो ये। तो ज़्यादा डीप में क्वेश्चन आ भी नहीं रहे हैं, आपको नहीं फार्मूलों को याद रख के बस आंसर निकालना सीखना, सही बस मान रखते हम लोगों को आना चाहिए। तो जब हम लोग x का मान निकालने के लिए जाएंगे उसी सूत्र से, तो m का मान कितना है, 4, x2 का मान कितना है, -3। ठीक है, फिर आप लगाएंगे माइनस, n का मान कितना है, 3, और x1 का मान कितना है, तो आप बोलेंगे 4, और बटे में m माइनस n मतलब 4, और माइनस में कितना हो जाएगा, 3। तो जब आप गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 तिया 12 लेकिन माइनस का, और यहाँ पीछे भी हो गया 4 तिया 12 मतलब माइनस का। ठीक है, और नीचे होगा 4 माइनस 3 का मतलब केवल 1, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं बचेगी अगली स्टेप में, तो केवल बचेगा आपको माइनस का 24। ये हो जाएगा हमारे x के लिए निर्देशांक। और y के लिए आप जाएंगे तो हम लोग m/2 लिखेंगे। अब तो m का मान फिर से 4 है और y2 का मान कितना है, 2, ये लिख दिया हम लोगों ने। माइनस n का मान 3 है और y1 का मान कितना है, 1, और बटे में वही सेम 4 माइनस 3 मतलब m माइनस n के रूप में। तो यहाँ पर देखेंगे आप 4 दूनी 8 और माइनस में 3 एकम 3 हो जाएगा, और नीचे कितना है, 4 में से 3 जाएगा तो फिर से 1 बचेगा, और यहाँ पे 8 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे, 5। तो ये हम लोगों के बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। अर्थात इसकी वैल्यू जो हम लोगों से पूछी गई है तो उसको आप परीक्षा में किस फॉर्म में ढूंढेंगे, x का मान -24 वो आगे लिखा जाता है और y का मान 5 पीछे लिखा जाएगा, और यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर्स वाले क्वेश्चन का। तो कुछ खास नहीं, बस पीछे की कहानी को फिर से हम रिवाइज करते हैं। जब वो अंतः विभाजित करता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो वही अंतः विभाजित जो हम लोगों की कई परीक्षाओं में आ चुका है, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे प्लस प्लस लिखना है, और यदि कभी बाह्य विभाजित आ जाएगा तो आपको यहाँ पे माइनस माइनस करके आंसर को निकाल के दिखाना है। काफ़ी ईजी है, बस थोड़ा सा याद रखना है आपको और एक नंबर पक्का मिलेगा। तो आगे चलते हैं।
अब नया टॉपिक चालू करेंगे हम लोग सरल रेखा। इससे भी काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है हम लोगों के 10 चैप्टर से उठाए गए हैं, फिर मोस्टली 11 चैप्टर के पहले चैप्टर यानी 11 क्लास से। तो सरल रेखा क्या होती है, हम लोगों को सबने ज्यामिति में पढ़ रखा कि कई सारी बिंदुओं को मिला के एक सरल रेखा बनती है। तो यहाँ पर हम लोग नियामक ज्यामिति पढ़ रहे हैं। तो सरल रेखा का एक समीकरण होता है। मान लीजिए हमारी कोई सरल रेखा है, इस सरल रेखा का समीकरण थोड़ा साइड में लेके चलते हैं, मैं ज़्यादा समझाना है यहीं पे आपको। तो मान लीजिए हमारी कोई सरल रेखा है, इस सरल रेखा का समीकरण सामान्यतः क्या मानते हैं, तो आप लोगों ने पढ़ रखा है ax + by + c और बराबर में 0। ठीक, ये हमारी सरल रेखा का समीकरण कई लोगों को याद है। इसी को आपने 10th क्लास में पहला चैप्टर जो था हम लोग कुछ लिखते हैं ना, पिता की आयु पुत्र से दोगुनी तिगुनी है, तो उसी में हम लोग x और y के रूप में 2 समीकरण बनाते थे। तो x के रूप में और y के रूप में यहाँ पे आपको 2 संख्या मिलेंगी और साथ में c वाली संख्या हम लोग सामान्यतः बराबर में लिखते थे, लेकिन वो होती कहाँ है, इस साइड है। तो ये हमारा सामान्यतः समीकरण होता है। ठीक है, जहाँ पे x अक्ष का मान हो जाएगा और y अक्ष का मान जो ऋणात्मक धनात्मक कुछ भी हो सकता है। अब और आगे चलने की कोशिश करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ से ये बनते हैं तो केवल एक सरल रेखा के लिए हैं। अब यदि आपको 2 सरल रेखाएं दी जाएं, 2 सरल रेखाएं दी जाएं, केवल वो भी टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो हम लोग अभी वर्तमान परीक्षा में ज़्यादा आ रहे हैं। ज़्यादा टफ टॉपिक पे भी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, आसानी से समझ में भी आएंगे। इतना भी पढ़ के आप और आगे समझ सकते हैं और अपने डाउट्स हमारे पास लेके आ भी सकते हैं। तो 2 सरल रेखाएं, यदि पहली सरल रेखा को हम क्या लिख दें, a1 x b1 y + c1 बराबर में 0। ठीक है, और दूसरी सरल रेखा को हम क्या लिख दें, a2 x + b2 y + c2 बराबर में 0। तो ये हो जाए हमारी वो 2 सरल रेखाएं। अब आपको पता है सरल रेखा तो इस प्रकार से होती है और थोड़ी बहुत तिरछी भी हो सकती है, तो उसको तिर्यक रेखा भले बोले, लेकिन है तो वो सब सरल रेखाएं। तो इन दोनों सरल रेखाओं के समीकरणों में, दोनों सरल रेखाओं की त्रिविमीय स्थिति में कितने संबंध हो सकते हैं, तो आपको हमारे ख्याल से पहले से पता है थोड़ा बहुत। तो 3 संबंध हो सकते हैं। ठीक है, 3 संबंध हो सकते हैं। तो पहला संबंध थोड़ा कम लिख के दिखाएंगे और समझाएंगे ज़्यादा। वीडियो भी छोटा बनाएं ताकि आप लोग कम समय में देख सकें, तैयारी कर सकें। आप लोगों ने पहले से बहुत कुछ पढ़ रखा है, उसी को बस थोड़ा सा हम और मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला संबंध क्या है, इन दोनों सरल रेखाओं के समीकरण या दोनों सरल रेखाओं का जो त्रिविमीय चित्र रहेगा, यदि दोनों सरल रेखा किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, तब क्या होगा, चित्र कैसा बनाएंगे आप। मान लीजिए ये पहली सरल रेखा हो गई और ये दूसरी सरल रेखा, तो वो दोनों इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है ना, तो आगे जाके एक क्वेश्चन और मिलेगा हम लोगों को। तो जब भी 2 सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो आपको जो भी संख्याओं के साथ में समीकरण दिए जाएंगे, इन दोनों संख्याओं को आप अपने पीछे की विलोपन विधि, बज्रगुणन विधि, जो भी आपने पढ़ा, सामान्यतः हम लोग विलोपन विधि का यूज करेंगे। उन दोनों समीकरणों में विलोपन विधि का यूज करके आप x और y के मान निकाल लेंगे, तो आपको इस वाले बिंदु के निर्देशांक पता चल जाएंगे। ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इससे क्वेश्चन मिलेंगे हम लोगों को। ठीक है, तो यदि दोनों सरल रेखा किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो स्थिति क्या बनानी है आपको, तो आप बोलेंगे उस स्थिति में आप लोगों ने ये पढ़ रखा है। पहले थोड़ा सा एक चीज़ और लिखना है, करें तब पेन यूज चेंज करते हैं, तब इनका मतलब किनका, सरल रेखा का केवल एक हल होगा। उस एक हल को ही आपने क्या पढ़ रखा है, अद्वितीय या यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा आपको, अद्वितीय हल होगा। उस अद्वितीय हल को ही आप यहाँ पे निकाल लेंगे x और y के निर्देशांकों की
सहायता से। सफाई से नहीं लिख पाए तो मान लीजिए वो एक्स वाई सही लिखा है, थोड़ा कोशिश कर लेते हैं सही करने की। ठीक है, एक ही हल होगा। और इनके जो A1 A2 है, B1 B2, इनमें क्या संबंध होता है कई लोगों को याद है, हमें पता है। तो आप लिखेंगे A1 बटे A2 और बराबर में क्या हो जाएगा B1 और बटे में B2, और C1 C2 लिखने की खास ज़रूरत पड़ती नहीं है, और ये आपस में बराबर नहीं होंगे। ठीक है, इस संबंध को आपको याद रखना है। तो कुछ खास नहीं, एक तो सीधे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाता है कि दो सरल रेखाएं यदि किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो आपको एक स्टेटमेंट ऐसा भी लिखा मिल जाएगा A1/A2 बराबर B1/B2। तो ये गलत हो जाएगा, हमें क्या देना है A1 और A2 और B1 और B2 का अनुपातिक मान आपस में बराबर नहीं होंगे। ठीक है, और एक सीधा ऐसा शब्दों में लिखा जा सकता है कि यदि दोनों सरल रेखाएं किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तब इनका कितना हल मिलेगा। तो आप बोलेंगे केवल एक हल मिलेगा, मतलब x और y के केवल आपको एक ही मान मिलने वाले हैं। उस एक मान को ही आप बोलते हैं अद्वितीय, या फिर इंग्लिश से बोलते हैं यूनिक वैल्यू मिलेंगी, जो कि आप लोग विलोपन विधि से हल करके निकाल लेंगे। आगे हमने एक क्वेश्चन डाला है इससे संबंधित और आता भी सभी परीक्षाओं में है, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ी गति बढ़ाते हैं और ऊर्जा भी बढ़ाते हैं अपनी, ताकि आप लोगों का मन लगा रहे। दूसरी स्थिति क्या बनेगी, यदि दोनों सरल रेखा, उसी भाषा को यूज करते जो हमने पीछे ली ताकि आप लोग फ्लो में रहें, दोनों सरल रेखा, बल्कि रेखाएं करना चाहिए हमें, तो क्योंकि दो हैं, हिंदी भी आ रही है आपके पेपर में। दोनों सरल रेखाएं, वो रेखा नहीं है जो इन्हीं लोगों वाली थी, सामान्य रेखा हम लोगों की किताब वाली। दोनों सरल रेखाएं किसी, इस बार किसी नहीं लिखते हैं ना, दोनों सरल रेखाएं समानांतर, दूसरी स्थिति हमने ये ले दी, समानांतर हो, तो उसका चित्र कैसा बनेगा, एक रेखा ये चली जाएगी और दूसरी रेखा भी उसके एकदम समानांतर होगी। मान लीजिए हमारे चित्र समानांतर हैं, तब अब समानांतर होंगे तो दोनों रेखा एकदम सीधी जाती जाएं, एक दूसरे को बिल्कुल भी क्रॉस नहीं कर रही हैं। तो आपको उपरोक्त जो सरल रेखा के समीकरण है, ठीक है ना, तब इनका मतलब सरल रेखाओं का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। और इनके A1 A2 में क्या संबंध देखेंगे आप लोग, इनके A1 A2 में संबंध मिलेगा आपको A1/A2 बराबर में होगा B1/B2 और बराबर नहीं होगा कौन, C1/C2। तो ये भी बहुत ऑप्शन में आ चुके हैं और आते रहते हैं। ये C2 अच्छा लिख दें, उसी में मर्ज हो गया था 2C2। तो फिर से एक क्वेश्चन ये मिल जाएगा कि दो सरल रेखाएं परस्पर समानांतर हैं, तो उनके संबंध आप A1 A2 के रूप में दर्शाइए। तो एक ऑप्शन ये मिल जाएगा, एक ऑप्शन ये मिल जाएगा, आप इसको पिक करना है। और या फिर शब्दों में लिखा है तो उनका कोई भी हल नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को किसी प्रकार से काटने वाली नहीं है। जितनी जगहों से काटते हैं उतने हल होते हैं। यहाँ पे केवल एक जगह काटा इसलिए एक हल है, वहाँ पे काटा ही नहीं इसलिए कोई हल नहीं होगा। मतलब x और y के मान जो हैं आपको पूर्णांक छोड़ो अपरिमेय संख्या में मिलेंगे। ठीक है, मतलब वो वास्तविक संख्या के रूप में मिलने वाले नहीं होते हैं। तीसरी स्थिति, इन सभी स्थितियों में हमने आपके लिए एक क्वेश्चन डाला है, यहाँ पे डालने की कोशिश की है, मतलब समझाया तो है, बाकी सीधे क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे आपको। तीसरी स्थिति क्या होती है, यदि समानांतर का पैरेलल होता है। कोशिश तो की हमने कि इंग्लिश मीडियम वालों को पूरा समझ में आए, लेकिन पूरा लेक्चर हिंदी में होने के कारण ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे। बाकी टर्मिनोलॉजी हम बोल देते, सरल रेखा को आप सिंपल लाइन कहेंगे। यदि दोनों सरल रेखा समपाती, ये शब्द लिखा मिलेगा आपको, समपाती। समपाती का अर्थ होता है ओवरलैप। समपाती हमने गलत लिख दिया, बोला सही है। यदि दोनों सरल रेखाएं समपाती हों, ठीक है, अर्थात वो एक दूसरे को ओवरलैप करें। ओवरलैप का चित्र कैसा बनाएंगे आप,
ऐसा बनाएंगे कि एक सरल रेखा ये आई और दूसरी सरल रेखा भी उसी के ऊपर से, मतलब आपको दिखेगा ही नहीं कि दूसरी सरल रेखा उसके ऊपर से जा रही है, तो इसको बोलेंगे संपाती। 12 बजे की स्थिति जो होती है, दोनों कांटे एक दूसरे के संपाती होते हैं। ये आपने रीजनिंग में भी पढ़ा रखा, मैथ्स में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो संपाती मतलब ओवरलैप टू ईच अदर, ठीक है। तो इस वाली स्थिति में तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर तो उसने कल एक बिंदु पे काटा, अब एक बिंदु पे छुआ, और यहाँ पे एक रेखा के द्वारा दूसरी रेखा के कई सारे बिंदुओं को छुआ गया। तब इस स्थिति में आप क्या लिखेंगे? तब इस स्थिति में जो हलों की बात होगी, तब इनका मतलब सरल रेखाओं के, इनके लिख देते हैं सर, क्योंकि बहुत सारे लिखने इनके। तो ये शब्द सुन रखा आपने, अनंततः। हाँ वो अनंत जिसकी जो आपकी महिमा है, तो अनंततः अनेक हल होंगे। तो यहाँ पर समझाने के लिए हम कुछ शब्द ऐसे बोल सकते हैं कि दोनों जो सरल रेखा अनंत तक जाती जाएंगी और एक दूसरे के ऊपर रहेंगी, तो उनके अनेक बिंदु एक दूसरे को काटते रहेंगे, और जितने बिंदु एक दूसरे को काटेंगे उतने ही आपको x और y के मान मिलेंगे। सामान्यतः ये वाली स्थिति लगाई जाती है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे x और y के कितने हल लेके आएंगे? अनेक हल लेके आएंगे, और तब इनके a1 और a2 के बीच संबंध क्या रहेगा? तो राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, तो आप लोग थोड़ा सा समझ के रखना। इस पर एक तो और ज़्यादा गंदी आती है कीबोर्ड पे, तो यहाँ पर लोग ध्यान देते हैं। तो इनका जो आपको a1 a2 वाला संबंध होगा वो क्या दिखेगा? a1/a2 और बटे में b1/b2, और सामने होगा आपका c1/c2। इस बार ये तीनों के तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये तीन स्थितियाँ आपको याद रखनी है। तो अब हल्का सा ब्रीफ रिवाइज कर लेते हैं। सरल रेखा का समीकरण क्या होता है? तो आप बोलेंगे, कई बार तो परीक्षाओं में इसी तरह क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि नियामक ज्यामिति में, प्रतिबिंबीय ज्यामिति में सरल रेखा है सिंपल लाइन का आपका इक्वेशन क्या होगा? तो आप बोलेंगे ax + by + c = 0। इक्वल में c नहीं होगा, c इस साइड होगा, फिर यदि c उस साइड जाएगा तो उसको आप माइनस में लिखेंगे, ठीक है। अब यदि आपने इसी प्रकार की दो सरल रेखाएं ले ली, एक को हमने ले लिया a1x b1y और c1 = 0, इसी प्रकार से a2x + b2y + c2 = 0। उस स्थिति में दोनों सरल रेखाओं के बीच में तीन संबंध हो सकते हैं। तो ये दो सरल रेखाएं तो एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काट देंगी। यदि वो एक बिंदु पे एक दूसरे को काटेंगी तो आपको ये वाली स्थिति अप्लाई करनी है, और जितने बिंदु पर काटते हैं आपको x और y के उतने ही मान मिलेंगे, अर्थात उतने ही हल या सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो आपको केवल उसका एक बिंदु पर काटने के कारण केवल एक या अद्वितीय मतलब यूनिक हल या सॉल्यूशन मिलेगा। और इनके a1 और b1 के बीच में संबंध क्या मिलेंगे आपको? तो a1 और a2 और b1/b2 आपस में बराबर नहीं होंगे। सेम आप लिख सकते हैं आगे चाहें तो c1 c2 भी बराबर नहीं होंगे, बाकी c1 c2 को 0 लिख देते हैं। तो ये वाली चीज़ ज़्यादा मिलती है आपको परीक्षा में, किताबों में, इसलिए इसको याद रखें। दूसरी स्थिति, दोनों सरल रेखाएं परस्पर समानांतर अर्थात पैरेलल हो जाएं, एक दूसरे को कभी ना काटें, आगे जाती ही जाएंगी, अर्थात एक दूसरे को नहीं काटेंगी, जिनका कोई हल या सॉल्यूशन भी नहीं होगा। उस स्थिति में आपको ऑप्शन क्या पिक करना है? a1/a2 b1/b2, लेकिन बराबर नहीं होगा c1/c2 के। तीसरी स्थिति आप लोगों ने क्या पढ़ रखी है 10th क्लास में या फिर पीछे की इस क्लासों में? यदि दोनों सरल रेखा संपाती हों अर्थात एक दूसरे के ऊपर आ जाए, ओवरलैप कर जाएं, ठीक है। 12 बजे वाली घड़ी के यानी मिनट और घंटे के कांटों की स्थिति दिखे आपको, तब इनके बहुत सारे हल होंगे, क्योंकि बहुत सारे बिंदुओं पे एक दूसरे को टच कर रहा है, फिर एक दूसरे के ऊपर हैं, तो इनकी अनंतता अनेक हल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको केवल एक याद रखना है, यहाँ पे हल ही नहीं होगा और यहाँ पे अनेक हल होंगे, ये आपको याद रखना है। एक चीज़ जो हम बता दें आपको, जो आगे के क्वेश्चन में हम यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पे नीचे लिख देते हैं कि यदि कोई ये सरल रेखा है और ये किसी बिंदु से गुजर जाए, उस बिंदु के निर्देशांक यदि x1 और y1 होंगे, तो जो भी सरल रेखा है उस सरल रेखा के द्वारा उसके x और y के मानों को इन x1 और y1 के द्वारा संतुष्ट किया जाएगा। अर्थात यदि आपको x1 का मान 2 और y1 का मान 3 दिया जाएगा, और हमने मान लिया सरल रेखा का समीकरण ये था, तो आप यहाँ पे x की जगह पे 2 और y की जगह पे कितना रख सकते हैं? 3 रख सकते हैं। अर्थात कोई सरल रेखा जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु के निर्देशांकों द्वारा उसके x और y के मानों को संतुष्ट किया जाता है। ये नियम भी आपको याद रखना, इतनी इजी क्वेश्चन भी बनेंगे आपको, तो बस नियम को याद रखेंगे, उस पर जो भी आपको सवाल आएगा उसमें केवल मान रखना, आपको उत्तर मिल जाएंगे। तो आशा करते हैं इसको आपने समझा होगा। इसके स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, आप इनको नोट भी कर सकते हैं अपने अनुसार, रिवाइंड करके बार बार फिर से सुन सकते हैं, या फिर हमसे संपर्क कर सकते, कुछ भी करें, पर याद रखें क्योंकि काफ़ी इजी और इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम लोगों की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जिनमें मैथ्स आती है।
तो इन्हीं तीनों शर्तों पर आधारित हमने एक क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए कि दो सरल रेखाएं हैं आपके पास कोई ax + 3x, थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो, ये सुधारना पड़ेगा हमारे लिए। दोनों जगह x नहीं लिख सकते, ax + 3y और 5x प्लस नहीं माइनस 6y और ये माइनस का 7 और बराबर में 0 परस्पर समानांतर हैं, तो a का मान क्या होगा। ठीक है, हाँ वो x ले लिए। कंप्यूटर कभी कभी अपने आप ही चीज़ों को सुधारने की इच्छा रखता है, उसको क्या पता हम लोग नियामक ज्यामिति पढ़ रहे हैं, उसको लगा हम लोग तो एक चर का समीकरण पढ़, जबकि ये दो चरों के रैखिक समीकरण हैं। तो हम फिर से लिख देते हैं कि एक समीकरण दिया आपको ax, दूसरा दिया है 3y और प्लस में दिया है 6 और बराबर में 0, इसको हम समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। और दूसरा समीकरण क्या दिया हम लोगों को, 5x माइनस का 6y और माइनस का 7 और बराबर में 0, इसको हम समीकरण नंबर 2 डाल देते हैं। ये दोनों परस्पर कैसी हैं, समानांतर, मतलब एक का समीकरण ये जाएगा तो दूसरे का समीकरण ये जाएगा, रेखा ऐसी जाएगी, दोनों समानांतर होंगे, तब आपको इनके a का मान निकाल के देना है। ठीक है, और दोनों जब समानांतर होंगे तो हम लोगों ने पीछे एक शर्त अभी याद की है कि इनके a1 b1 a2 b2 जो भी हैं उनके बीच संबंध क्या होगा। तो आपने बताया हमें सर a1/a2 होगा, b1/b2, ये दोनों परस्पर बराबर होंगे, लेकिन c1 और c2 के जो आनुपातिक मान हैं इनके इन दोनों से कोई खास संबंध देखने को नहीं मिलेगा। तो हम केवल इस सेक्शन को उठा के अपना आंसर निकाल डालेंगे। ठीक है, यदि आप थोड़ा सा और ध्यान देंगे तो ये हमारा यहाँ पे a1 है, ये हमारा b1 है और ये c1, वैसे c1 की ज़रूरत नहीं है, और ये a2 है, ये b2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, c2। तो आपको बस मान रखने हैं अब। ठीक है, तो इसी को हम उठा के यहीं पे कर देते हैं। a1 का मान कितना लिखेंगे आप, a ही लिखेंगे, उसी का मान चाहिए है। a2 का मान कितना दिया हमने आपको, 5 चिन्ह समेत लेना है। b1 का मान कितना दिया हमने आपको, 3, और b2 का मान कितना दिया गया हम लोगों को, माइनस का 6। थोड़ा बहुत कटता तो आप काट दें, तो ये बचेगा यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1 लिखें। ठीक है, और अगली स्टेप में a का मान चाहिए तो आप इस 5 को यहाँ फेंक देंगे, तो 5 कम हो जाएगा 5 और नीचे 2, और नीचे का माइनस हम लोग कहाँ लगा देंगे, ऊपर। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 5/2। तो इतनी इजी क्वेश्चन आ भी चुके हैं, अभी भी आ रहे हैं। बस बुरी बात ये होती, कई लोगों ने पढ़ा नहीं होता, पढ़ने का आसानी से अप्लाई नहीं किया, तो आपको अप्लाई करना हमने सिखा दिया। इसको थोड़ा सा देख के फिर से एक बार करके देखें। तो सरल रेखा के समीकरण हमने नीचे सही लिख दिए हैं। यदि दोनों सरल रेखा परस्पर समांतर होंगे, अर्थात चित्र इस प्रकार का बना के हमने दिखाया आपको, परीक्षा में जरूरी नहीं आप बनाएं, तो आपको बस ये शर्त याद रखनी जो पीछे हमने बताई थी कि यदि दो रेखाएं परस्पर समानांतर होती तो उनके a, b और c के जो हमारे गुणांक हैं उनमें संबंध क्या होगा, ये वाला। तो c तो आपस में बराबर है नहीं, तो आपने इन दोनों को बस बराबर लेके यहाँ से इनको उठा लिया और a का मान तिरक गुणा वगैरह करके निकाल लिया। ठीक है, कई बार एक जगह k लिखा आता है मोस्टली, तो अब k का मान निकाल देंगे। तो काफ़ी ईजी है, इसको समझें और अप्लाई करना सीखें और 1 नंबर पाके अपने भविष्य को सुरक्षित और करियर को सफल बनाएं। प्रज्ञा स्मार्ट क्लास के साथ में आगे चलते हैं। सरल रेखाएं 3x + 4y + 6 बराबर 0, 5x - 6y - 7 बराबर 0 किसी एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करने को जा रही हैं। इस बार किसी एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो x और y के क्रमशः मान क्या होंगे। तो ये हम लोगों के किस पे, अद्वितीय हल वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे इस पे आप। तो हम फिर से समीकरण उतार कर दे देते हैं, क्योंकि परीक्षा में तो इसी प्रकार से स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन लिखा मिलेगा, उसको आपको अपने रफ पेपर पर उतारना पड़ेगा। तो ये समीकरण 1 दिया है हम लोगों को, और ये 5x - 6y - 7 और बराबर में 0, ये समीकरण नंबर 2। ये दोनों रेखाएं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। हम सबको भी पता है, दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। दो सरल रेखाएं या तो केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें या फिर सीधे एक दूसरे के समपाती हो जाएंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर दें। दो बिंदु प्रतिच्छेद क्यों नहीं कर सकती, जैसे ही यहाँ पे मोड़ बना अर्थात नया कोण बना, तो ये सरल रेखा अलग है और ये सरल रेखा अलग है और ये तो अलग थी ही, तो यहाँ पे 3 सरल रेखा हो जाएंगी। तो दो सरल रेखाएं एक दूसरे को केवल एक बिंदु पर इंटरसेक्ट प्रतिच्छेद कर सकती हैं या फिर अनंत अनेक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं, मतलब एक दूसरे के समपाती होंगे उस स्थिति में। लेकिन दो बिंदुओं पर कभी या दो बिंदुओं से इस प्रकार से अधिक के मामले में प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। और पीछे आप लोगों ने हमें बताया, हमने आपको बताया कि जब दो सरल रेखा किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो इनका जो कटान बिंदु है उसके निर्देशांक आप x और y मान सकते हैं, और उसका मान निकालने के लिए आपको इन दोनों सरल रेखाओं को अपनी 10वीं क्लास की विधि से हल कर देना है, कुछ नहीं करना है।
ठीक है। तो अब इनमें अवलोकन विधि, अपनी जो भी विधि है उसको लगा के x व y के मान निकाल दें। तो हमें x व y के मान ही चाहिए हैं, तो हम वो निकाल देते हैं x व y के मान। चलिए काला पेन लेते हैं इस बार, शायद काला आपको ज़्यादा अच्छा दिखे। तो हम लोगों को क्या याद है पीछे से कि मान लीजिए हम लोगों को x का मान यहाँ से हटाना है, तो आप यहाँ पे 3 देख रहे हैं, यहाँ पे 5 देख रहे हैं, तो इस पहले समीकरण में हम लोग किससे गुणा कर देते हैं, इस पहले समीकरण में हम लोग 5 से गुणा कर देते हैं और दूसरे समीकरण में किससे गुणा कर देते हैं, 3 से। ठीक, तो आप क्या देखेंगे, इस स्थिति को नीचे लाने के बाद 3 5 15x प्लस 4 3 12y और प्लस में 5 6 हो जाएंगे 30 और सामने 0 रहेगा। इस 30 को पक्षांतर करके लिखा देखा है आपने मोस्टली। फिर यहाँ पे दूसरा समीकरण कैसा दिखेगा आपको, ये भी दिखेगा 3 5 15x माइनस 3 18y और माइनस में 30 आते 21 और बराबर में कितना है, 0 है। ठीक, अब हम लोग इस पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को माइनस कर देते हैं। ठीक, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये भी हो जाएगा प्लस और सामने सब कुछ जमा करते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 12 18 भी कितने हो जाएंगे, 30y हो जाएंगे और यहाँ पे 21 और 30 हमारे 30 और 21 कितने हो जाएंगे, प्लस में 51 और सामने है 0। तो अगली स्टेप में इसको आप पहले पक्षांतर कर दें, 30y की वैल्यू हो जाएगी 51, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 51 और बटे में 30 और दोनों को आप 3 से जब काटेंगे तो 17 ऊपर बचेगा, नीचे कितना बचेगा 10। तो y का मान कितना आ गया, 17/10 आ गया है। ठीक है, तो ये y का मान है। हम लोग किसी भी एक समीकरण में फिर से इसका मान रख के x का मान और निकाल लेते हैं। ठीक है, तो x का मान निकालने के लिए हमने किसी भी समीकरण की सहायता ले लेते हैं। तो समीकरण नंबर 1 से, तो समीकरण नंबर 1 जो है आपके पास वो क्या है, 3x धन 4y धन 6 बराबर में 0। तो 3x, तो x का मान तो हमें चाहिए है प्लस में 4 और y का मान कितना लिया हम लोगों ने, 17/10, तो वो आप यहाँ पे रखते हैं और प्लस में 6 और बराबर में 0। 2 कुछ 2 से काटेगा, 2 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा और अगली स्टेप में 3x की वैल्यू कितनी देगी, 17 दूनी 34 और बटे में, यहाँ पे इक्वल नहीं लगाना, अभी जल्दबाजी नहीं करते हैं, आप लोग स्टेप खा सकते हैं, हम नहीं खा के दिखा रहे। 17 दूनी 34 और बटे में 5 और धन में 6 और सामने 0 है। अब हम स्टेप खा ही लेते हैं या फिर नहीं खाते। अच्छा, इसको आप जब पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप 34/5 और माइनस का 6 भी माइनस का हो जाएगा। तो लघुत्तम कितना लेंगे आप, 5, या फिर इसको यहीं से हल कर सकते थे, कितना 5 छक्के 30, तो नहीं लेते हैं, 5 छक्के 30 और 35 हो जाएंगे आपके 65। तो अगली स्टेप में लिखेंगे, यहाँ पे लिखोगे आप 35 और यहाँ हो जाएगा 30। तो अगली स्टेप में हो जाएगा आपका 35 और 30 हो जाएंगे 65, तो माइनस का 65 और बटे में 5। 17 दूनी 34। हाँ, ये थोड़ी सी गलती हुई है जल्दबाजी में, तो जल्दबाजी नहीं करें, यहाँ से एक स्टेप खा ही लेते हैं भाई, ऐसा कर लेते हैं हम लोग कि 5 छक्के हो जाएगा 30 और 34 कितने हो जाएंगे, 64। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दें इसको 64 और बटे में 5, ये फिर से हमने गलती की है, तो इसको लिखें आप 64 और बटे में 5 और सामने 0। अब इसको आप पक्षांतर कर दें तो एक स्टेप कम भी हो जाएगी और समय भी बचा लेंगे हम लोग। तो माइनस में उस साइड देखेंगे आप 64 और बटे में 5, ये 62 64 65 ज़्यादा है, टाइपिंग मिस्टेक हो रही है, इसको और कुछ गलती नहीं माने, हमारी दिमाग की गलती नहीं है, टाइपिंग की गलती है, ये तो कीबोर्ड ख़राब चल रहा है। x का मान कितना हो जाएगा, तो आप 3 को नीचे फेंक देंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 64 और अपॉन में फीडिंग गलत हुई है, कोडिंग गलत हुई है, 64 और बटे में 15। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। तो इसको आप लोग याद करके रख सकते हैं। x का मान हमारा कितना आ गया, माइनस का 64/15। तो इतना लेंथी क्वेश्चन शायद ना मिले आपको इस प्रकार से, मतलब उसमें आसानी से x और y के मान आपको 3 4 मिल जाएं। फिर और y का मान कितना मिला था हम लोगों को, 17/10। ठीक है, तो ये हमारे x और y के मान हो जाएंगे। ये स्थिति कब लागू होगी, जब दोनों रेखाएं किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो आप रेखाओं को हल कर डालेंगे। ठीक, इसको आपको याद रखना है। एक और छोटी सी जानकारी फिर से देते हैं हम आपको कि हम लोगों ने एक अपना प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस नाम से ऐप भी बना रखा है आप लोगों की सहायता के लिए, जिस पे आपको कुछ फ्री प्रैक्टिस पेपर अवेलेबल कराया जा रहा है, जिसके लिए आप लोग प्रज्ञा स्मार्ट क्लास नाम का ऐप अपने प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और हम लोगों से और ज़्यादा संपर्क में रह के अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं।
तो हाल फिलहाल में आगे बढ़ते हैं, कुछ आगे क्वेश्चन और हल करेंगे। अभी इसको भी आप याद रखो और आसानी से हल करना सीखें।